हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ने 1036 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन तीनों पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। किस पद पर कितनी वैकेंसी है और क्या एज क्राइटेरिया होगा, कब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, साथ में जो आपका पेपर एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। साथ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और है कि क्या बीएड वाले पीआरटी की पोस्ट पर भर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक जो माननीय कोर्ट का आदेश था उसमें यह बिल्कुल खारिज कर दिया गया था कि बीएड वाले पीआरटी की पोस्ट पर भर ही नहीं सकते, वो एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए। तो इसमें आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि किस पद पर, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है और किस सब्जेक्ट में है और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 रिक्तियों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ये वेबसाइट है, इसको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है, यानी 6 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें शिक्षकों के, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 1036 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी जिन्हें पीजीटी कहते हैं, साइंटिफिक सुपरवाइजर इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग टीजीटी, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर का ओनली फीमेल एंड प्राइमरी रेलवे टीचर, असिस्टेंट टीचर की निकाली गई हैं फीमेल का। और जूनियर स्कूल में लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्कूल एवं लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, केमिस्ट एवं मेटलिस्टिक के पदों पर भर्ती इन्होंने इनके आवेदन निकाले हैं। अब आयु की अगर हम बात करें तो आयु किसी की भी 1 जनवरी 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए, और इसमें इन्होंने 3 साल का छूट सभी को दिया है कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना में और इतने लंबे टाइम में कोई वैकेंसी नहीं निकल पाई, तो इस वजह से बहुत जो छात्र थे वो ओवर एज के दायरे में आ रहे थे। तो कोरोना की महामारी की वजह से इनमें आयु सीमा में 3 साल छूट रेलवे भर्ती बोर्ड ने, इसके चलते सभी पदों की अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। आरआरबी ने कहा है कि एक बार के लिए यह छूट दी गई है, यानी इस बार ही दी गई है। उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा 3 साल की छूट लगाकर दी गई है। आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। किन पदों पर निकली है कितनी वैकेंसी, तो स्नातकोत्तर जो शिक्षक हैं यानी पीजीटी की जो वैकेंसी हैं वो 187 हैं, जिनमें साइंटिफिक सुपरवाइजर ट्रेनिंग की 3 प्रशिक्षित जो स्नातक शिक्षक हैं टीजीटी उनकी 338 है, चीफ लॉ असिस्टेंट की 54, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 20, पीटीआई की 18 यानी इंग्लिश मीडियम का पीटीआई है उसकी 18 वैकेंसी निकली हैं, और साइंटिफिक असिस्टेंट की 2, जूनियर अनुवादक हिंदी की 130 हैं, ये भी अच्छी है। और सीनियर पब्लिसिटी की भी इसमें निकाली गई हैं, इंस्पेक्टर की 3 है, स्टाफ एवं वेलफेयर वाली 59 है, लाइब्रेरियन की 10 है जो कि, और म्यूजिक शिक्षिका केवल महिला के लिए है 3 है, रेलवे की जो प्राइमरी का है वो 188 है, और सहायक शिक्षिका महिला 2, लैब असिस्टेंट 7 हैं, और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 में जो आते हैं उनका 12 है। आवेदन फीस सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। बाकी जो कैटेगरी के आधार पर आते हैं उनके लिए 400 रुपये रिफंड बैंक चार्ज कटने के बाद पर दिए जाएंगे। यहीं एससी एसटी के लिए जो फीस है और महिला उन सभी के लिए 250 रुपये है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं मेन कि जो आपका लेटर जारी किया गया है, ऑफिशियल लेटर, एक बार उसको और ध्यान से देख लेते हैं। वैसे ये यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा ऑफिशियल लेटर में इन्होंने
कैटेगरी को अलग अलग करके अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। साथ में अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये चीज़ अगर हमें देखनी है नेगेटिव मार्किंग का, तो इसमें जो हमने पीडीएफ को पढ़ा ध्यान से, उस पीडीएफ में बताया है, साफ लिखा हुआ है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगी, यानी कि जो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा वो 1/3 का है। दूसरा पीडीएफ मैंने ओपन किया है, इस पीडीएफ में आप देखेंगे 111 पेजेस हैं। तो इस 111 पेजेस में पूरा तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं, आप सभी जानते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, आप सभी के लिए उसको देख लेते हैं। और ये बहुत अगर आप सभी है ना, तो ऑल इंडिया से सभी जोन वाइज इसमें वैकेंसी होती है। देखो यहाँ पर तो पूरा है, ये तो वैसे ही बता दिया हमने, ओपनिंग डेट भी बता दी 6 फरवरी है। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का तो फ़ायदा है नहीं। तो इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़ लें, इन्होंने भी यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये क्लियर है। और सीबीटी होगा ये, यानी कि कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होना है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है सीबीटी का, आपको एक बार दिखा भी देते हैं। यहाँ पर सीबीटी लिखा हुआ है और नेगेटिव मार्किंग भी है। एक बार आपको और दिखा देते हैं, मैंने तो इसे पढ़ लिया है ध्यान से अच्छे से, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको भी पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। यहाँ पर ये देखिए नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन सीबीटीज डिडक्शन 1/3। ये देखिए यहाँ पर आपका कट जाएगा। मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा इसे। और यहाँ पर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी ध्यान से पढ़ना है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें सभी रूल्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि जो रिजर्वेशन आपको जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसके आधार पर ही सारी चीज़ें होंगी। सिटीजन आपका जो दिया हुआ है, और SC ST का जितना जितना SC ST का है सब यहाँ पर ये जो रूल होते हैं, कौन क्रीमी लेयर में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन में सभी नहीं आते। अगर क्रीमी लेयर वाली बात आए तो ये आप सभी जानते होंगे। तो इन जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ये फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए है, तो जो इससे बिलोंग करते हैं वो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर बहुत ध्यान से पढ़ लें। और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, किस तरीके से आपको रिक्रूट किया जाएगा। आपको सभी ऑनलाइन मोड पर वेबसाइट पर आवेदन कर देना है। द सिलेक्शन ऑफ RRB वंस एक्सरसाइज्ड शैल बी फाइनल एप्लीकेशन टू मोर देन 1 RRB बाय ए कैंडिडेट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस, यानी आपको एक ही एप्लीकेशन देनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इन्होंने जो मार्क्स हैं वो दे दिए हैं सेक्शन वाइज कि किस तरीके से पेपर आना है। जनरल अवेयरनेस भी आएगा, सिलेबस भी दिया हुआ है, यानी कि आपको जब भी कोई तैयारी करनी है ना अपनी, तो आप जो नोटिस निकलता है रिलीज़ होता है, उस नोटिस में A to Z बातें होती हैं, छोटी से लेकर आपका जो पेपर है उसका सिलेबस तक दिया होता है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जोन है इसके हिसाब से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, इंडिया के ये सभी इसमें स्टेट आ जाएंगे। इन जोन के अंदर रिक्रूटमेंट होता है RRB का। तो अपना इनको बहुत ध्यान से पढ़ लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आपको ये पूरा PDF नहीं मिला है और आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अदरवाइज़ रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर पेमेंट के बारे में ये सभी चीज़ें बताई हुई हैं, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। और इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो देख लेते हैं हम इसमें जल्दी जल्दी। बाकी 6 फरवरी तक आपकी लास्ट डेट है, लेकिन आप 6 फरवरी के अकॉर्डिंग ना बैठे रहें, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है और कई इश्यूज़ हो जाते हैं और फिर भरने में बाद में दिक्कत आती है। इसलिए आप भर के अपना तसल्ली से बैठ जाएं और एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। ये जितने भी हैं ये एफिडेविट चले हुए हैं, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग एफिडेविट आपको बनवाना है। डिक्लेरेशन है, ये सभी चीज़ें हैं। डिसेबिलिटी का है तो उसका बनवाना है। A to Z इन्होंने हर एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। और यहाँ पर इसमें जो मैं ढूंढना चाह रही हूँ इसमें सब्जेक्ट वाइज है कि किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी निकली हैं, वो एक बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो सर्टिफिकेट वगैरह ही चले हुए हैं अभी, इसमें एक बार देख लेते हैं हम। और आपका जो ऑनलाइन, क्योंकि इन्होंने 7 जनवरी से शुरू होना था
तो वो तो शुरू हो ही गया है। यहाँ पर ये आप देखेंगे ये टॉपिक्स चले हुए हैं, यानी कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इन सभी में कौन कौन से एग्ज़ाम जो आएंगे उनमें कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने ये लेबर असिस्टेंट के लिए दे दिया है। ये बायोलॉजी का है, जो बायोलॉजी से भरेंगे उनका सिलेबस अलग दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये है पैरामीटर। एक बार हम देख लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, यानी कॉमर्स की निकली है, और ये आपका पे होगा, यानी कि इसमें बाकी के अलाउंसेस जुड़ते हैं। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, बीएड होना चाहिए और इक्विवेलेंट हो इस कोई डिग्री या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों का आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और जो डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको आना चाहिए। तो हम पीजीटी में देखें तो जो वैकेंसी निकली है कॉमर्स की है, कॉमर्स मेल की निकली हुई है, और यहाँ पर हिंदी निकली हुई है। ये हिंदी की पे जो आपको लेवल मिलेगा वो आप 8वें लेवल पर आएंगे, और वही आपका बीएड होना चाहिए और पीजी होना चाहिए। ये तो हो गया आपका पीजीटी का क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं हम टीजीटी का, और ये सॉरी एक बार ये और देख लीजिए, पीजीटी में वैकेंसी जो थी ना वो किस किस सब्जेक्ट में थी, ये तो बताना ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पर हिंदी तक हो गया था। हिंदी के बाद देखिए पीजीटी का निकला है साइंस में, बंगाली में, और बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, और निकला है यहाँ पर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम मेल का, और यहाँ पर मैथ इंग्लिश मीडियम का निकला हुआ है, मैथ्स इंग्लिश मीडियम फीमेल है, केमिस्ट्री निकला हुआ है इंग्लिश मीडियम, और यहाँ पर है इकोनॉमिक्स। यहाँ पर इंग्लिश फीमेल पीजीटी और इंग्लिश मेल पीजीटी, इंग्लिश पीजीटी और ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम पीजीटी, यानी इंग्लिश मीडियम तो सभी का है। ये हिस्ट्री का भी निकला हुआ है, होम साइंस का है, और फिजिक्स का है, फिजिक्स फीमेल है। अलग अलग इन्होंने सीट निकाला है, मेल और फीमेल अलग अलग। यहाँ पर ये है फिजिक्स का मेल है, सोशोलॉजी में है, और फिजिकल एजुकेशन में है, कंप्यूटर साइंस, यानी कि सभी में है। अब आपको देखना है आप किस विषय से हैं, और मेल और फीमेल भी आपको देखना है। इस पीडीएफ को ध्यान से करने के बाद ही आप देखें, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका टीजीटी का, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि आर्ट्स बंगाली का है। इसमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि टीजीटी में बाकी सब्जेक्ट और होंगे, क्वालिफिकेशन सबका सेम ही रहना है, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट आपका उसमें मांगा है इन्होंने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नॉन, यानी नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन आपका 2 साल का एलिमेंट्री का होना चाहिए, या एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और साथ में देख लेते हैं 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे BELED कहते हैं, और आपका यानी कि आपका बीएड होना चाहिए, जो स्पेशल एजुकेशन हमारा है वो भी होगा, नॉर्मल बीए भी होगा, यानी कुल मिलाकर के आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और आपका टेट होना चाहिए। इसमें साफ यहाँ पर टेट है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें आप चिंता ना करें, क्योंकि ये है ही इतना बड़ा रिक्रूटमेंट। बाकी हम अलग अलग एक दिन पीजीटी का, एक दिन टीजीटी का, और एक दिन पीआरटी का क्लियरली एकदम सारी चीज़ें बताएंगे। तो टीजीटी की वैकेंसी है यहाँ पर आप देखते चले, बायोलॉजी में है, सब में है, सब्जेक्ट तो मोस्टली सभी हैं, आप अपने अनुसार देख लेना इनको। जो क्वालिफ़िकेशन थी वो मेन थी कि उसको देखना ज़रूरी है कि आप वो क्वालिफ़िकेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं। सब्जेक्ट मोस्टली सभी हैं। अब पीआरटी और वो वाली बात देख लेते हैं, जिसमें सुना था कि बीएड वालों को क्या पीआरटी पोस्ट पर लिया जा रहा है। और ये ध्यान रखना, फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है आपको, कई फॉर्म भरोगे तो वो रिजेक्ट होंगे। उन्होंने पहले ही साफ लिखा था। ये लाइब्रेरियन का यहाँ पर पीआरटी का शुरू हो गया है, 59 पेज पर है पीआरटी का। तो इसके लिए इनका जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है यहाँ पर है, वो देख लेते हैं। तो इन्होंने मांगा है 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नॉन। नॉन उसका कुछ भी हो, जैसे कि यूपी में बीटीसी बोला जाता है, डीएलएड बोला जाता है, कहीं जेबीटी बोला जाता है। इसलिए उन्होंने कहा नाम कुछ भी हो, लेकिन 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो उसकी नॉर्म्स हैं।
और 12th में इक्वलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी चलेगा, जिसको BLED बोला जाता है, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन का। यहाँ पर ये देखेंगे, ये है जो पॉइंट है, जो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग तो ये बनता है कि BEd वाले भी PRT की पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, और टेट होना भी ज़रूरी है, टेट नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आपके पास मानो आपने BEd किया था लेकिन आपका पेपर 1 क्लियर है तो भर दीजिए, लेकिन अगर आपका पेपर 2 भी क्लियर है टेट वाला, ठीक है, समझ रहे हैं, जो पेपर 2 अगर आपका क्लियर है, तो आप अगर मेरी एडवाइस माने तो आप PRT की पोस्ट पर मत भरना, TGT की पर ही भरना। हालांकि इसमें साफ लिखा हुआ है, जब नोटिस में आ जाता है तो वह चीज़ क्लियर होती है, लेकिन अगर आपके पास पेपर 1 क्लियर ही नहीं है तो आप भर दीजिएगा, क्योंकि जो माननीय कोर्ट का आदेश है वह पहले आ चुका है। हो सकता है बाद में इनमें दिक्कतें आएँ, लेकिन विज्ञापन के आधार पर कोई अगर विज्ञापन में यह चीज़ दी जाती है तो आप दावेदार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो ऐसे झमेले में पड़ना ही क्यों। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपके लिए सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी ये बहुत 111 पेजेस का PDF है, उसको सारे को पढ़ना तो लॉजिकल है ही नहीं। बाकी आपको ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जैसा भी मुझसे बन पड़ेगा आपके लिए प्रयास करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।